हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टडी क्लब के करेंट टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अर्थव्यवस्था के नए आयामों को छूने के लिए कुछ निर्धारित लक्ष्यों का एक विवरण पेश किया। बजट में वैसे तो मोटी मोटी चीज़ें बता ही गई कि भारत आने वाले वित्त वर्ष में 7% की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ेगा, जो कि कोविड-19 महामारी और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, साथ ही आर्थिक मंदी के आहट के बीच एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 23-24 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को 5.8 तक रखने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो रहा वो है बजट में पेश सप्तऋषि योजना। असल इसको सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ने, या यूँ कह लीजिए कि समृद्ध भारत के विकास के लिए 7 बिंदुओं को चिन्हित किया है, जिसको प्रोत्साहन देकर या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश या तकनीक या अनुसंधान का प्रयोग करके अगर इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए तो भारत समकालीन विश्व में एक तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति में होगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में और अधिक मजबूत होगी। इस वीडियो में हम इन्हीं 7 बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि थंबनेल भी यही है कि क्या है बजट में पेश सप्तऋषि योजना, जो श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। वित्त मंत्री ने इसे सप्तऋषि की संज्ञा दी है। 7 बिंदुओं को चिन्हित किया गया है और इन्हीं 7 बिंदुओं के इर्द गिर्द भारत के विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की एक रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन 7 बिंदुओं में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और वो निर्धारित लक्ष्य किस तरीके से आने वाले समय में भारत की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं या उसकी पूर्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन चीज़ों को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को आपको बताऊंगा। ये वो 7 बिंदु हैं जिसमें बजट में इनको 7 पिलर कहा गया है और इसी को सप्तऋषि नाम दिया गया है। ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की पहुंच, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का हो, किसी भी समुदाय का हो, केंद्र सरकार की योजनाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस तक कैसे पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं को किस तरीके से प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ये भी एक बिंदु के तहत स्पष्ट किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के तहत किस तरीके से भारत की आर्थिक गति को और रफ्तार दिया जा सके, उसके बारे में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। चौथा पॉइंट है वर्तमान क्षमता तथा तकनीकी का बेहतर उपयोग। भारत के पास इस समय जो क्षमताएं हैं या जो तकनीकी उपलब्ध हैं, उनका और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, जिस तरीके से कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भारत को आगे ले जा सके। ग्रीन एनर्जी 5वां पॉइंट जिसको दिया गया है। ग्रीन एनर्जी के फील्ड में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सके तथा भारत को एक हरे भरे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। 6वां पॉइंट है भारत की युवा शक्ति को प्रोत्साहन देना। भारत की जो यूथ कैपेबिलिटी है, भारत को वैसे भी एक युवा देश कहा जाता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और भारत के निर्माण में उस युवा शक्ति को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में भी कुछ प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। और अंतिम बिंदु जो कहा गया है वो है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने कुछ योजनाएं और कुछ प्रावधानों के तहत अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है, उसको भी समझेंगे। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहला पिलर जो है वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास में सरकार ने 3 बिंदुओं को इंगित किया है।
कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन्हीं तीनों बिंदुओं के इर्द गिर्द उन्होंने समावेशी विकास की रूपरेखा खींची है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का प्रयास किया जाएगा या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का ये कहना है कि कृषि में अब तक जो भी चीज़ें हो रही हैं या जैसे भी हैं उनको किस तरीके से डिजिटल तकनीक से जोड़ा जाए जिससे कृषि क्षेत्र को एक रफ्तार दिया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर दिया गया है तथा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में न्यू स्टार्टअप्स के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की भी स्थापना की जाएगी। जो नए नए स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में आते हैं उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े तथा किसी प्रकार से वित्तीय समाधान की चुनौतियां न उनके पास प्रस्तुत हो, इसके लिए कृषि के न्यू स्टार्टअप के लिए एक एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड की भी स्थापना की गई है। श्री अन्न योजना के तहत बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास या प्रावधान इस बजट में किया गया है और इसके लिए सरकार एक ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स की स्थापना करेगी जिसके द्वारा इन मोटे अनाजों की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके तथा इन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके। और इसके अतिरिक्त कृषि में सरकार ने कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं जिनमें पशुपालन, मत्स्य तथा डेयरी हैं, इनसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास तथा इनसे जुड़े किसानों के लिए 20 लाख करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया है जिसमें कृषि के साथ साथ इन क्षेत्रों के भी विकास को बढ़ावा दिया जा सके तथा एक समग्र रूप से इस क्षेत्र को विकसित किया जा सके। ये तो था कृषि के क्षेत्र की बात। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? कोविड-19 में सरकार ने देखा कि नर्सिंग स्टाफ्स की चुनौतियां काफ़ी बड़ी थी। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके अलावा सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है जो भारत के स्वास्थ्य सेक्टर के लिए पिछले कई सालों से चुनौती बना पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मापदंडों पर स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लाने का प्रावधान भी इस बजट में किया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार दवाओं के हब के रूप में फार्मास्यूटिकल को स्थापित करेगी तथा इस क्षेत्र में कई सारे दूसरे प्रयासों को भी करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने ICMR के जो लैब्स हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करके तथा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। जो लैब्स हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन, फार्मास्यूटिकल कंपनी को हब को इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारत को दवाओं के हब के रूप में विकसित करने का प्रयास। साथ ही ICMR के जो लैब्स हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सरकार ने ये निश्चित किया है कि जिला स्तर पर जो शिक्षक हैं उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देकर किस तरह से शिक्षा को और उन्नत बनाया जा सके, इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की योजना को शुरू करेगा। साथ ही एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि कोविड-19 में जब ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई थी, स्कूल कॉलेज जब बंद चल रहे थे, तो छात्रों को पढ़ाई करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की बात की गई है तथा राज्यों को इस प्रकार की लाइब्रेरी की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास
इस बजट के माध्यम से किया गया है, जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लाभ ले सके। बजट का जो दूसरा बिंदु है वह है अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की पहुंच। भारत सरकार या ये कह लीजिए कि मौजूदा सरकार का ये प्रयास रहा है कि सरकार के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को किस तरीके से भारत सरकार के योजनाओं के तहत मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, या सरकारी योजनाओं को किस तरीके से आदिवासी या अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए सरकार मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगी, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को, और पीवीटीजी समुदाय जो हैं उनके लिए एक मिशन की शुरुआत करेगी। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स। इनकी संख्या वर्तमान में टोटल 75 है और इनकी सबसे ज़्यादा संख्या उड़ीसा में है। इन समुदायों को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास अपने इस कदम के द्वारा करने जा रही है या उसका प्रावधान किया है। कर्नाटक सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार कर्नाटक में जो लंबे समय से सूखे की एक प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जिससे कि सूखा से मिलने वाली चुनौतियां तथा इसको किस तरीके से समाप्त किया जा सके या इससे किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए एक माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ पुरातात्विक लेखों के डिजिटलाइजेशन का भी प्रावधान बजट में किया गया है, जिससे भारत की आने वाली पीढ़ी पुरातात्विक लेखों को पढ़ सके, जान सके तथा उनके चीज़ों को अच्छे से समझकर भविष्य में उनके अनुभव का लाभ ले सके। तीसरा पॉइंट जो है वो है अवसंरचना तथा निवेश। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हैवी इन्वेस्टमेंट मौजूदा सरकार की प्राथमिकता रही है। आर्थिक गति से भारत को तेज रफ्तार से बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का ये लक्ष्य रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए। इसी चीज़ को दृष्टि में रखते हुए अपनी जीडीपी का कुल 33.4% हिस्सा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश में करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसमें ये निवेश का ज़्यादा बड़ा भाग रोड, हाईवे तथा पोर्ट में किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके तथा भारत को आर्थिक गति दी जा सके। केंद्र सरकार राज्यों को अवसंरचना के विकास के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश केवल केंद्र सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है, साथ ही केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य भी अवसंरचना के विकास में या उसमें निवेश को बढ़ावा दे, और इसके लिए सरकार राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। इसका प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। सरकार UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन करेगी, जिसके जरिए टीयर 2 और टीयर 3 टाइप्स के जो शहर हैं उनको विकसित किया जाएगा। वर्तमान क्षमता तथा तकनीक का बेहतर उपयोग। चौथे पॉइंट में या चौथे पिलर में सरकार ने वर्तमान क्षमता तथा तकनीक के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। केंद्र सरकार एक मेक AI इन इंडिया योजना लाएगी, जिसके द्वारा कृषि तथा स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को AI के उपयोग के द्वारा किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तथा उसका समाधान निकाला जा सकता है, इसको हल करने का प्रयास तथा इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का प्रयास इस बजट में किया गया है। केंद्र सरकार एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी भी लाएगी। डाटा के अच्छे से संरक्षण तथा उसके उपयोग के लिए केंद्र सरकार एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाने का भी प्रावधान इस बजट में की है। साथ ही साथ MSME सेक्टर की जो चुनौतियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना लाने जा रही है, जिसमें इस क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके, साथ ही साथ इसको समृद्ध और तेजी के साथ इसको बढ़ावा दिया जा सके।
ई कोर्स और 5G जैसी सेवाओं में बढ़ावा देने के लिए 100 प्रयोगशालाओं का गठन भी सरकार करेगी। ई कोर्स आप जानते हैं न्यायपालिका में लंबित मामलों के से जो बोझ बना हुआ है उसके लिए लाया गया था। इस सेवाओं को तथा 5G जैसी सेवाओं में सुधार और इसको बढ़ावा देने के लिए 100 प्रयोगशालाओं के गठन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। ग्रीन एनर्जी, केंद्र सरकार राज्यों को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी या यूं कह लीजिए इंसेंटिव देगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल मुक्त कार्बनिक फर्टिलाइजर को यूज किया जा सके तथा केंद्र सरकार इसके लिए एक पीएम प्रणाम योजना की भी शुरुआत करेगी और इस योजना के तहत वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी या प्रोत्साहन देगी। उसके लिए भारत सरकार 500 से ज़्यादा वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स की भी स्थापना करेगी। इस प्लांट्स की स्थापना भारत सरकार गोवर्धन स्कीम के तहत करने जा रही है। पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए सरकार ने एक फंड के गठन का भी प्रावधान इस बजट में कहा है करने के लिए और उसके अंतर्गत पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदलने का प्रावधान है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले तथा पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके और ग्रीन हाउस गैसों से होने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। युवाओं के लिए जो बात कही गई है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत। ये इसका चौथा चरण है और इस चरण में युवाओं को AI, कोडिंग, रोबोटिक्स जैसे एडवांस स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 नए स्थलों का चुनाव भी किया जाएगा और इन स्थलों को इस प्रकार विकसित किया जाएगा जिससे कि न केवल उसमें घरेलू पर्यटक उससे आकर्षित हों, साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में और भी प्रयास सरकार करना चाहेगी। साथ ही बजट में यूनिटी मॉल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यूनिटी मॉल के गठन में के पीछे सरकार का ये इरादा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे उत्पादों और साथ ही साथ GI टैग जैसे उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाया जा सके तथा उनका लाभ लिया जा सके। साथ ही इन प्रयासों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर को भी उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का ये मानना है कि जब इस तरीके के प्रयास होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन भी होगा। लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में एक सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाना, जिसके अंतर्गत सरकार लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेकर अपने क्षेत्र में या अपने काम के लिए उसका उपयोग कर सके। इसके लिए सरकार ने नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए जन सामान्य के लिए लोन की प्रक्रिया को सुगम और व्यवहारिक बनाया जा सके। केंद्र सरकार सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करेगी। इसके अंतर्गत क्या करेगी? इसके अंतर्गत सरकार कंपनी एक्ट के प्रावधानों को और भी प्रभावशाली तरीके से लागू करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ भारत सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए एक कोलेटरल फ्री लोन देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है तथा इसके लिए 2 लाख करोड़ के फंड का प्रावधान है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा MSME सेक्टर ग्रोथ कर सके और भारत की कृषि तथा भारत की आर्थिक समृद्धि को विकास में एक सहयोग कर सके या उसको प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये कुल मिला के 7 बिंदु थे जिसको हमने इस वीडियो में समझा और बजट में जिसके लिए सप्तर्षि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये टोटल वो 7 बिंदु हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की पहुंच, अवसंरचना तथा निवेश को बढ़ावा, वर्तमान क्षमता तथा तकनीक का बेहतर उपयोग, ग्रीन एनर्जी, भारत की युवा शक्ति को प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र।
तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में सप्तर्षि योजना और उसके अंतर्गत किए गए बजट के प्रावधानों को आप समझ सके होंगे और इसी तरीके के एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।